नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर्स टेस्ट सीरीज के अंदर। ये हमारा प्रीलिम्स 2022 का सी सेट का पेपर है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 25 क्वेश्चन देखे हैं और इसमें हम 26 से लेकर 35 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए। और किसी प्रकार की अगर सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार के बारे में भी प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन? कहता है भी जो 1.01 किलोमीटर लंबी एक सड़क के किनारे एक दूसरे से समान दूरी पर कितने पौधे हमने 101 पौधे लगाए हैं या रोपण किए हैं। तो हमें बताना है भी क्रमागत जो हमारे 5 पौधे हैं उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में देखो ज़्यादा फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर कॉमन सेंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमारी जो कुल दूरी दे रखी है वो है हमारी 1.01 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि हमारा आंसर आ रहा है मीटर में, तो सबसे पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करें, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी, और 1000 से जो है यही कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, जीरो हटाने के बाद यहाँ कहते हैं क्या आ गया, 2 जीरो लगा दी थोड़ा सॉल्व करने के लिए। फिर यहाँ पर हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कैंसिल हो गई और फिर बचे हमारी जो ये कितना हमारा आ गया 1010। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा मीटर, यानी 1010 मीटर हमारी पूरी लंबाई आ चुकी है। ठीक, ये मीटर के अंदर है। फिर हमने कहा है भी दोनों पूरे पौधे हमने कितने लगाए हैं, 1 लगाए, यानी 101 लगाए हैं। तो हमने जैसे हम यहाँ करते 1, ठीक है, इसके बीच बाद हमने लगाया, फिर दूसरा, फिर कुछ जगह बीच में छोड़ी, फिर तीसरा, फिर कुछ जगह छोड़ी चौथा, फिर ऐसे कुछ जगह छोड़ी पांचवा, ऐसे कुछ हमने जगह छोड़ी और लगाते के लास्ट में हमारा कौन सा 101वां पौधा आ जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है भी 5 क्रमागत के बीच की दूरी निकालनी है। तो बीच की दूरी कौन सी होती है, ये वाली निकालनी है। ठीक है, ये वाली दूरी हमें निकालनी है। ठीक, तो जिससे हम सबसे पहले क्या करेंगे भी 1 का निकालने का प्रयास करेंगे। तो 1 का दूरी कब निकलेगी, जब पूरी में से उसकी 1 की दूरी है वो हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना है, 1010 है। उसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें, अब 100 से कैसे, क्योंकि जो ये पहला रोपण है इसके बीच में कोई दूरी नहीं है, तो ये क्या होगा, इसमें काउंट नहीं होगा। जबकि इसके अंदर दूरी है, फिर इस इन दोनों के मध्य में दूरी है, फिर इन दोनों के मध्य में दूरी है। ऐसे लास्ट में 1 तक में क्या होगी, दूरी में होगी, मगर पहले के अंदर कोई भी दूरी नहीं होगी। इसकी वजह से हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आता है वो 10.1 आता है या 10.9 आता है, एक ही बात है, इससे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई 1 के बीच की दूरी। ठीक, इसके बीच की, ये इस 1 के बीच की दूरी हमें कल पहला भी क्रमागत 5 पौधों की, पौधे कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 पौधे हैं, मगर इनके बीच की दूरी कितनी है, ये 4 ही है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10.10 है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा ये आ जाएगा 40.4। ये हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ए बी सी क्या करें, अभी 3 स्थान पर इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए या इस प्रकार से बैठाइए कि जो ए और 3 को जो यानी जाना है, ये अगर व्यक्ति ए से बी जाएगा तो उसको 3 रास्ते पर जाना होगा। ठीक है, 3 रास्ते से जा सकता है। अगर बी से सी जाएगा तो उसको 4 रास्ते मिलेंगे, और सी से अगर ए से सी जाता है तो उसको 3 भिन्न रास्ते हैं। ठीक है, तो पहले हम इस प्रकार से, ये है ए है, ये बी है, और यहाँ पर हमारा कौन सा है, सी है। तो ए से बी से जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास बी से सी जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। और ए से सी जाने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। ठीक है, तो पूछा गया है भी प्रयोग कर हमें बताना भी कितने भिन्न रास्तों से ए से सी के पास जाया जा सकता है, कहाँ पर, ए से सी तक। एक सेकेंड। ठीक, तो ये कितने हैं हमारे, 3 रास्ते, ये हमारे 4 रास्ते। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए से बी, क्योंकि बी भी जाएगा, पहले बी से यहाँ जा सकता है, यहाँ से फिर यहाँ आ सकता है सी, तो इससे क्या होगा, जो वो वाले रास्ते हैं यानी जो 3 रास्ते हैं, और ये टोटल जो रास्ते हैं इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो टोटल आ गया हमारा 12, और जब 12 हमारा इन 2 रास्तों के माध्यम से हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो सकता है भी, फिर जो ए से 3 जाना है, हमें ए से सी जाना है, उसके 3 है, वो भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ए से 3 हो गए, तो वो भी ये टोटल कितना हो गया हमारी, ये 15 इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है हमारा इसका, 15।
तो कौन सा हो गया, सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी ए के पास कुछ सिक्के हैं, वह क्या करता है भी उनमें से आधे सिक्कों में से दो और क्या करता है मिला करके बी को देता है। तो ए के पास मान लिया हमने कितने सिक्के हैं, कुछ एक्स सिक्के हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब वह ए के पास है, ये किसके पास है, ए के पास, ठीक है। अगर वह बी को जब उसको देने हैं सिक्के, तो बी को उसने कह दिया भी अपने जितने भी सिक्के थे उसमें से उसने आधे निकाले और उसमें दो क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक। अब उसने कहा भी जो बी है वो क्या करेगा, अपने जो सिक्के हैं उनमें से आधे निकालेगा और फिर उसमें दो मिलाकर सी को दे देता है। तो इस प्रकार से सी के पास कितने सिक्के आ गए, तो हमारे जो जितने भी सिक्के इसके पास थे x/2 प्लस में 2। अब ये सारी टर्म थी, इसमें से क्या निकालेगा, पूरे में से 2 निकाल देगा और फिर इसके क्या कर देगा, इसको प्लस में 2 कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो डी है वो भी हमारी यही सीरीज चलेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, चलती जाएगी। और इस प्रकार से हम देखें तो ये हमारा उल्टा हो जाएगा। मगर हम मान लेते हैं भी हमें ये नहीं पता, पर अंत में जब हम देखते डी के पास कितने बच सिक्के, जब उसके पास जितने संख्या बचते हैं वो 2 अंकों की लघुत्तम संख्या है, लघुत्तम मतलब या 2 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। तो हमें ये पता है जो हमारा जो डी भाई साहब है उसके पास कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, क्योंकि दो अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, हमारी ये होती है 10 होती है। तो 10 अगर हम यहाँ की बात करें तो डी ने दिया कितने थे, अब अगर उसको हम कन्वर्ट करें इस प्रकार से तो हमारा क्या होगा, जो c/2 था यानी सी के पास जितने भी थे उसके आधे दिए थे और उसमें इसने क्या किया था, 2 को प्लस किया था, प्लस में 2, ठीक है। तो ये वाले सिक्के थे वो किसके बराबर हैं, डी को दिए थे वो 10 के बराबर है, ये सारी की सारी वैल्यू। तो हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये हमारा 2 यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा c/2 अपॉन में इक्वल टू 8 बच जाएगा। और ये इधर जाने के बाद जैसे 8 है, जब उसको हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये 8 है, 8 के बाद जैसे ये 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड के अंदर है, तो यहाँ जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 16 आ जाएगी, ठीक है। तो सी क्या आ गया हमारा, 60 आ गया, सॉरी 16 आ गया। एक मिनट, इस बाकी को हम मिटा लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आगे से हम सी की वैल्यू से हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे, एक सेकेंड, ठीक। तो अब हम जो सी की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू क्या थी, जो बी का जो 1/2 था प्लस में अगर इसमें से 2 कर देता तो वो किसकी वैल्यू आ जाती, ये सी की वैल्यू आ जाती। जो सी कितने के बराबर है, 16 के बराबर है। तो अब ये 2 क्या होगा, इस साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी जो b/2 है वो कितना, सॉरी जो b/2 है वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये जो 2 है वो इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो b की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारी, जो आ जाएगी 14 दूनी, हाँ ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, जो b की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 28 आ जाएगी, ठीक है। 28 बी की वैल्यू आ गई। अब बी के पास कितने सिक्के थे, जो ए ने क्या किया था, जो अपने सिक्के थे उसमें से आधे सिक्के करके प्लस में उसमें से 2 ऐड करके किसको दिए थे, बी को दिए थे, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या हमारी 28 है। तो ये सबसे पहले ये 2 इधर माइनस होगा, तो a/2 है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 26 × 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है 52, कौन सा, डी नंबर हमारा इसका राइट आंसर है, ठीक। और अगर किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, हम क्वेश्चन को दोबारा कर लेंगे, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भी हमारे पास श्रेणी दी गई है ए बी, जैसे अगर हम इसको गौर करें, जैसे ए है, फिर ए बी है, फिर ए बी सी है, फिर ए बी सी डी है, फिर ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो अब हमें बताना भी 100वें स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा, यानी कौन सा डिजिट आएगा हमारा इसका, इससे संबंधित, ठीक। तो इसको हम अगर सीरीज वाइज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए के बाद हमारा क्या है ए बी, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है ए बी सी, ठीक। इसके बाद में ए बी सी और डी, ठीक है। अगर हम इसकी गौर करें तो ये है हमारी समांतर श्रेणी बढ़ रही है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है।
और हमें हमें ये बताना है जो 100वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो इसके हम ऐड करते हैं, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से जब हम ऐड करते हैं तो हमें बताना है जो 100 नंबर पे कौन सा स्थान आएगा, कौन सा अक्षर इस पे आएगा। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। साथ ही साथ ये क्या बन रहा है, एक हमारी जो प्राकृतिक संख्या यानी जो नेचुरल नंबर है वो भी ये बन रहा है। तो जब नेचुरल नंबर का जब हम सम निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, जब हम n इंटू n प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 इसका n, यानी ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है इसका, जो हमारी जो n जो हमारी निकालना होता है नेचुरल नंबर का, जो हम क्या निकालते हैं एक प्रकार से जब सम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले मान के चलने का जो हमारी जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कौन सी, जैसे ये वाली चीज़ है, इसमें जैसे n की वैल्यू 1 है, ये n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, ऐसे n की वैल्यू 4 है। तो इसी प्रकार से हम सीरीज निकालते जाएंगे जिसमें हमें ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने शब्द हैं। ठीक है, तो पहले हमारे जैसे या 5 तक तो है हमारे पास, मगर यहाँ तक कोई भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है क्योंकि ये टोटल 15 ही हो रहे हैं। तो हम पहले क्या लेते हैं, 10 को लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू जो अगर हम 10 लेते हैं, फिर देख लेंगे कितना का फर्क आता है, फिर उस हिसाब से जब n की वैल्यू हम 10 रखते हैं तो 10 हो गया, और n प्लस 1 यानी 11 हो गया, बटा में इसके पास 2 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 110 हो गया, बाई में अगर 2 करें तो ये कितना होता है, 55 होता है। ठीक है, तो ये तो लगभग आधा ही आए। ठीक, फिर हम इसको बाद में देखते हैं। ठीक, तो अगर हम इसके बाद में हमें उसके बाद 15 का ट्राई करते हैं। ठीक है, जब हम 15 का ट्राई करते हैं तो क्या हो गया, ये 15 मल्टीप्लाई इंटू 16 डिवाइड बाई 2। तो या तो आप इसको यहीं से निकाल लो, ये होगा 8, तो कितना हो गया 15 8 ये हो गया 120। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमसे 100 ही पूछा गया, हम पहुंच गए 120 पर, तो n की वैल्यू 15 नहीं हो सकती। तो अब अगर हम n की वैल्यू पहले लेते हैं 14 लेते हैं तो कितना आता है। ठीक, तो n की वैल्यू 14 आ गई, तो कैसे निकालेंगे हम, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन में 2। तो 2 को जब हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो 750 कितना हो गया हमारा, यानी ये हो गया हमारा 105। तो ये क्या है, 100 के आस पार बार है। अगर इससे पहले वाला हम निकालें तो उसके और इसके बीच में इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। तो अगर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं, 13 रखते हैं। ठीक, क्या रखते हैं n की वैल्यू, जब 13 रखते हैं तो क्या हो गया, ये 13 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइड बाई 2। तो 2 से ये कैंसिल हुआ तो ये बच गया हमारा 7। 13 को अगर 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं या 13 7 कितना, ये आ गया 91 आ गया। ठीक है, 91 आ गया। ठीक है, तो इसके बीच में इसके बीच में कितना फ़र्क है, तो अब हम कह सकते हैं भी जब हमारा अल्फ़ाबेट जैसे 13 में आएंगे, जैसे 1 तो A B C D E F G H I J, एक तो 13 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम जब 14 लिखेंगे तो तब उसके अंदर ये हमारा सारा 100 की श्रेणी के अंदर आएगा। जबकि 13 लिखेंगे तो वो हमारा एक कम आएगा, पूरे श्रेणी यहाँ तक 91 ही अक्षर होंगे 13 जब तक 13 लिखेंगे हम। जब 14 लिखेंगे यानी एक अक्षर जो फालतू लिखेंगे जैसे A B C D E F G H I J K L तक लिखेंगे तब हमारे जाके 105 कंप्लीट होगा। फिर हमें बताना है जो 100 श्रेणी के अंदर जो कौन सा शब्द यहाँ पर आएगा। ठीक, तो अगर हम इसको देखते हैं, इस जो 13 है इससे हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो क्योंकि क्या 13 में क्या आया था, 91 आया था। कौन सा आया था, 91। जब 91 में हम कितना प्लस करते हैं तब 100 बनता है हमारा, 9 प्लस करते हैं तो जब हमारा क्या बनता है 100 बनते हैं। और अगर 9 नंबर पे हमारा क्या आता है, 9 नंबर है उस पर क्या आता है हमारा ABC के अंदर आई आता है। क्या आता है उसके अंदर, आई होता है, वो 9 नंबर पे प्लेस होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा आई, इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर C इसका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है भी 3 व्यक्ति ABC किसी पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, ये खड़े हुए हैं और किंतु ये आवश्यक नहीं कि भी इसी क्रम में खड़े हों। ठीक है, तो कहा जाता है भी A और बीच के अंदर जो 4 व्यक्ति हैं, किसके A और B है उसके बीच में कितने 4 व्यक्ति हैं, और जो B और C है उसके बीच में कितने 7 व्यक्ति हैं, और C के आगे 11 व्यक्ति खड़े हैं, और A है, A के पीछे कितने 13 व्यक्ति खड़े हैं। तो हमें बताना है जो पंक्ति के अंदर सबसे जो न्यूनतम संख्या बात ज्ञात करनी है, कितनी सबसे न्यूनतम संख्या। तो एक तो हम जैसे सिंपल निकालेंगे तो उससे हम न्यूनतम तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सबसे छोटी संख्या 22 28 32 38 है। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे निकालें जैसे हमारा A हो गया। ठीक है, इसके जो हमारे जो जैसे A और B के बीच में हमने जैसे
बंदे बिठाए, ठीक है। फिर हमने उसके क्या बात किया, जो सी था, सी के बाद में इसके बीच में हमने 7 बंदे बिठाए, ठीक है। इसके बीच में कितने, 4 है, इसके बीच में 7 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इधर से इसके साइड ये 13 है, ये क्या है इधर 11 है, ठीक है। तो यह तो करेंगे, ये तो हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। हमें पूछा गया सबसे न्यूनतम, एक तो हमारा हो गया, इसको हम टोटल करेंगे तो पता चलेगा। एक हम कैसे रख सकते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर ए है, ठीक है। ए के बाद हमने कहा भी जो बी है उसके बीच में कितने हो, 4 हो, ठीक है। कितने हो, बी के बीच में कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। फिर हमने कहा है जो बी और सी के बीच में कितने हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो 4 तो ये हो गए, अगर यहाँ पर 2 हो, एक ए और हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर भी तो कितने हो गए, 7 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हो तो ये भी तो टोटल कितना होता है, इनके बीच के अंतर भी 7 ही होता है, ठीक है। यहाँ भी ए और बी की सी के बीच में कितने, 7 लोग हैं। या फिर इसका उल्टा करते हैं, अगर हम यहाँ ए ले देते हैं, ठीक है। जैसे ये अगर यहाँ बी ले लेते हैं, चलो यहाँ ही ए लेते हैं, अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए और यानी इसका उल्टा हो जाएगा, एक ही बात है। इसकी जो दूरी थी यहाँ, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और ये जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम इसके प्लेस चेंज करते रहे बार 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 बार, तो जब अगर हम सी को जैसे सेंटर में लेते हैं, ठीक है, तो जैसे सी हमारा है, तो जैसे हमने पूछा गया तो सी होगा, तो या तो सीधा बी के बीच में हो, यहाँ के 7 प्लेस हो सीधे के सीधे, ठीक है, और यहाँ पर ए हो ताकि उसका बीच में कितने हो, 4 प्लेस हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको बिठा सकते हैं कई तरीकों से, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया भी उसके आगे भी होने चाहिए और पीछे भी हमारे पास व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो और बता रहा है हमसे सबसे न्यूनतम से न्यूनतम संख्या बतानी है, सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हम व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से अगर हम ये लेते हैं, ये वाली जो अपना हमारा जो ये है, इससे क्या हमारा आंसर आता है, तो अगर आप इससे लेते हैं तो हमारा सबसे पहला जो सीरीज है वो तो हमारी कंप्लीट हो रही है भी, सी और बी के बीच में 7 व्यक्ति होने चाहिए, और ए और बी के बीच में 4 व्यक्ति होने चाहिए। तो ये बात तो हमारी हम बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। मगर ये हम देखते हैं भी इसके जो आगे और पीछे वो हमें सेट करना है। तो अब सबसे पहला क्या है, जो हमारा क्या भी जो सी है उसके आगे, सी के आगे कौन सा होगा, यहाँ पे होगा। तो इसके आगे कितने, 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो 11 व्यक्ति यानी एक सी है, एक इसको भी साथ ही गिना जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसके आगे कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 10 व्यक्ति बैठे होंगे, ठीक है। तभी ये 11वां व्यक्ति आएगा इसके आगे, ठीक है, ठीक है। 10 इसके आगे और बैठे हैं। इसके बाद में कहा है भाई जो हमारा जो ए है, ए के आगे कितने हैं, 13 है। तो 13 यह कैसे होंगे हमारे, तो जैसे 4 ये हो गए, ठीक है, 4 और ये 5 पूछा गया, सॉरी ए के जो पीछे है वो बताने हमें, ए के पीछे, पीछे किस साइड होगा, ए के जैसे जो हमारे इसके आगे होगा तो इसका आगे कौन सा होगा, ये होगा, और इसके पीछे कौन से होंगे, ये वाले, ये सारे इसके पीछे बैठे हैं। तो हम अगर इसको टोटल करते हैं अच्छे से, ठीक, तो ये जो अगर यहाँ से हम गिनते हैं तो जैसे ए के पीछे ये वाले हैं, तो ए के पीछे 2 ये हो गए, 3 4 4 और 3 13। तो ये व्यवस्था हमारी कहीं गई ठीक बैठती है, ठीक है। तो हमारा ये टोटल कितना हो गया, तो अगर हम टोटल करते हैं इसके बीच में सारे के सारे को, तो 4 5 5 और 2 हम कह सकते हैं 7 7 8 और 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, इस जो अभी भी है साथ में एक 19, ये कितने हो गए, 19 हो गए। तो कम से कम 19 हो रहे हैं, हमारी व्यवस्था बैठती है। मगर हमारी न्यूनतम संख्या क्या है, 22 है, सबसे छोटी से छोटी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो बी है उसके ऊपर भी हमारे पास 3 लड़के या 3 व्यक्ति और बैठे हैं, ठीक है, जिनको हमने काउंट नहीं किया है। तो राइट आंसर जो न्यूनतम हम इस व्यवस्था से बैठा सकते हैं वो 22 व्यक्ति कम से कम इसको बैठा सकते हैं। अगर इस 3 व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती तो हम इसको 18 व्यक्तियों के अंदर भी इस प्रकार से इसको, सॉरी 19 व्यक्तियों के अंदर भी इसको एडजस्ट कर सकते थे, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हमारा बी इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो अगला हमारा क्या है, एक कंप्रीहेंशन है, जो हमारे जो परिच्छेद है तो उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कहते हैं भी प्राकृतिक वर्ण, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सैलिएशंस, पृथ्वी पर भावी जो हमारा पर्यावरण है, यानी जो आने वाला जो पर्यावरण है को पूर्वानुमान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा जो आने वाला जो हमारा पर्यावरण है, किस प्रकार का हमारा वातावरण हो सकता है, इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन समूचे पर्यावरणीय और जो महाविपत्तियों के लिए ही है, जो के लिए और जीवन की राह में खड़ी है। तो साथ ही साथ जो हमारा जो, इसलिए जो वर्तमान जो हमारा जीवन है वो जो जीवन समुच्चय की पूरी तरह से कमी क्या करता है, सॉरी जीवन समुच्चय व पर्यावरणीय जो महाविपत्तियों के लिए और जीवन की राह में कहीं कहीं ये खड़ी है, जो हमारी विपत्तियां हैं वो,
ठीक है, और पूरी तरह कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी जो पर्यावरण के प्रतिकूल को पार नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो क्या होगी भी, अगर जैसे जैसे भी जो हमारा जो प्रजाति है जो मौसम के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकती है, तो वो क्या होंगी, समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तन यानी पर्यावरण के अंदर परिवर्तन आएंगे तो वो क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी। ठीक, अगला कहता है जो उत्तरजीविता कि इसी विफलता का उत्तरदायी आधुनिक शब्दों में हम क्या कहते हैं, उनके जीनोम को कहा जाता है। तो ये जो नहीं कह सकता है कहीं कहीं उसके जो जीन के में ये क्या होती है, ये जो क्वालिटी होती है जो हमारा पर्यावरण के साथ बदलना, ये उसके अंदर नहीं होती है। जो भौगोलिक विक्षोभ या जैविक दुर्घटनाएं, जो जैविक दुर्घटनाएं जैसे रोग हो गया या फिर भूगोलिक भूकंप वगैरह आ गया जो, या फिर हम कह सकते हैं कोई हमारे जो ऊपर से जो एस्ट्रॉइड वगैरह आते हैं वो हमारे साथ टकरा जाते हैं उपग्रह हैं, या फिर जो हम कहते हैं एक प्रकार से जो ऊपर से जो बौछार होते हैं क्षुद्र ग्रह टाइप के से, तो ठीक है, उनके अगर बौछार होती है जो उल्कापिंड्स होते हैं तो उनसे भी वजह से ये प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारे जो भूवैज्ञानिक विक्षोभ तथा जैविक दुर्घटना जिसको हम संक्रमण रोग वगैरह, ठीक है, को झेलने पाने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो कोई अगर बीमारी आ गई जैसे कोरोना आ गई, तो अगर कोई ऐसा जानवर है जो कोरोना को सहने में असमर्थ, तो उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे वे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी और जीवों के विकास जिसको बोलते हैं इवोल्यूशंस में प्रजातियों का विलुप्त होना एक मुख्य विशेषता है रही है। वर्तमान में पृथ्वी पर 1 करोड़ से अधिक प्रजातियां हो सकती हैं। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे पास तो कौन है, जो वर्तमान जाति है वो कितनी 90% हो सकती है, तो सॉरी हाँ 1 करोड़ हो सकती है, तब तो 90% से अधिक प्रजातियां हैं जो कहीं न कहीं पृथ्वी पर कभी थी और अब वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो अभी जो है वो 1 करोड़ के आसपास हमारे पास प्रजातियां होगी, जिसमें से 90% ऐसी थी जो कभी अतीत के अंदर हमारे यहाँ विलुप्त हो चुकी थी। ठीक है, धीरे 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 धीरे। अगला कहता है फिर भी सुसृष्टि और शून्यवादी सिद्धांत इस बात को संतोषजनक समाधान देने में असफल है। तो हमारा जो शून्य दृष्टि हमारा जो सिद्धांत है वो क्या आता है, जो इस प्रकार का जो संतोषजनक हम समाधान की बात करते हैं जो हमें संतुष्ट कर दे, तो ऐसी सिद्धांत ये नहीं दे रहा है कि क्यों एक द्वितीय सृष्टि, यानी क्या जो हमारा जो सिद्धांत है क्यों एक द्वितीय सृष्टि होती है, वे पहले वो क्या करते हैं, जो लाखों प्रजातियां होती है उनको जन्म देती है, उनका सृजन करती है और बाद में क्या करती है, उनको समाप्त कर देती है। तो हमारी जो सृष्टि है वो क्या करती है, पहले जैसे हम जो कोई भी प्रजाति है उसका जन्म देती है, मगर फिर महामारी होती है या फिर उल्कापिंड वगैरह टकरा जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों ये ऐसी सृष्टि ये प्रकार के कार्य करती है। विलुप्त जीवन के बारे में जो हमारे जो कौन से जो डार्विन थे, जो डार्विनवादी व्याख्या इस बात पर फिर सरल व सुचारू और जैविक हमलों की क्रिया के रूप में विलुप्त हो जाता है। तो हमारे जो डार्विन थे उन्होंने व्याख्या की थी जो हमारी जो विलुप्ति का कारण क्या होता है, यही जो घटनाएं होती है वो होती है जिसमें उनके सामने उनका जो वंशानुगत और उनका जो पर्याप्त रूप से तैयार नहीं समझा जा सकता है। तो किस प्रकार के जो इसके अंदर परिवर्तन है वंश के आधार पर, इसको भी समझना कहीं कहीं मुश्किल होता है। इसलिए यथाकथित जो डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है वो वास्तव में क्या है, क्रियाविधि है, सॉरी हाँ, जो वास्तव में क्या है वो सिद्धांत है ही नहीं। तो उसने क्या है, जो हमारे जो प्राकृतिक जो प्रकार की जो हमारी जो घटनाएं हैं उन्हीं को उन्होंने क्या किया, वर्णन किया है। विकास होता है, यह सत्य है। विकास की क्रिया विधि जो कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णन प्रस्तुत किया है का कहीं कहीं अपर्याप्त समर्थन वैज्ञानिकों के आंकड़ों से हो जाता है। वास्तव में अभी तक डार्विन ने 2 केंद्रीय विचारों में से किसी भी जंतु वैज्ञानिक या वनस्पति विज्ञान या भू विज्ञान या जीवाश्म अनुवांशिक या भौतिक साक्ष्यों के खंडन नहीं किया है। तो यानी इनने क्या किया, जो इस प्रकार के जो भौतिक विज्ञान है या इस चीज़ को क्या नहीं किया, अलग अलग इसको नहीं किया है। ठीक, और यदि धर्म का विचार न करें तो डार्विन के नियम है वो ठीक ठीक से क्या करते हैं, एक प्रकार से जो कोपरनिकस प्रकार के हैं। साथ साथ इसके बाद में जो हमारे गैलीलियो है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है द्वारा भी प्रस्तावित जो नियम के तहत भी हमें क्या करते हैं, इसको स्वीकार किया है। ये जो प्राकृतिक नियम है समुच्चय और भूमंडल में प्राकृतिक घटनाओं की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा कहता है भी क्या कहता है भी जो हमारी जो नेचर होती है वो क्या करती है, जो हमारे जो जीव होते हैं
कहीं न कहीं उसके कहीं समकक्ष कोई किसी प्रकार की जो क्रियाएं करती रहती है, जिसके अंदर किसी प्रकार की जो अनुकूल क्रियाएं नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो प्रजातियां होती है उसका विलोपन हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाए, विलुप्त हो जाती है। और अभी पृथ्वी पर बताया गया भी 1 करोड़ के आसपास जो जनजातियां सॉरी हमारी प्रजातियां हैं, जिसमें से क्या है भी अतीत के अंदर जो 90% थी वो क्या हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। कारण क्या हो सकते हैं, चाहे आपके जो महामारी का कारण हो, साथ ही साथ आपके पास कोई इस प्रकार के कारण और भी हो सकते हैं, जिसमें हम जैविक क्रिया हो सकती है, रासायनिक क्रिया हो सकती है, भौगोलिक कोई क्रिया हो सकती है, जो बाहर से कोई एस्ट्रॉइड वगैरह आ गया तो कोई बीमारी वगैरह फैल गई, तो ये सारी कार्य हो सकते हैं। साथ ही साथ डार्विन भी इसी प्रकार के सिद्धांत देता है, मगर ये कहता है भी जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो मुख्यतः कोई इसी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं है, जबकि वो एक कहीं के जो प्राकृतिक वस्तु है उसी का क्या करता है, एक उसी को कहीं के डिफाइन करता है, और जो उसके जो अलग अलग जो विषय है उनको फिर वो क्या नहीं करता, खंडित नहीं करता, यानी उसको डिफाइन नहीं करता है। तो सारे के सारी लगभग इसी चीज को कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन कहता है भी परिच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वर्ण ये हमने अभी देखा था, जो हमारा जो नेचुरल सैलिसेशन था, पृथ्वी पर भावी पर्यावरण का पूरा अनुमान नहीं कर सकता। क्योंकि ये उसका अनुमान क्यों नहीं कर सकता अभी, तो पहला हमारा कहता है जो प्रजातियां अपनी राह में खड़ी अपरिवर्तनीय परिवर्तनों की सामना नहीं कर सकती है, वह पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, वो विलुप्त हो जाती है। तो ये बात उसने कही है भी जो क्या होती है, पर्यावरण का सामना नहीं कर पाती है, तो इस प्रकार की अगर कोई प्रजाति होती है तो वह विलुप्त हो जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है भी सभी वर्तमान प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी क्योंकि उनके जीनोम है जैविक दुर्घटना को भले ही क्या है दुर्घटना को नहीं झेल सकते। तो ऐसा नहीं है भी जो सभी की सभी प्रजातियां हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहीं के ज़्यादा कोई हो गया भी, कोई जाति तो ऐसी होगी जो बदलते हुए पर्यावरण के साथ साथ अपने आप को ढाल ले, तो सभी कैसे हो सकती हैं। तो दूसरा कैंसिल होने से हमारा जो आंसर आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो सी हमारा राइट आंसर इसका अंदर होता है। अगर हम देख लेते हैं अभी परियावरणीय परिवर्तन को झेल पाने में जीनोम की जो असक्षमता के परिणाम स्वरूप विलोपन हो जाता है। तो ये जो पहली बात की है उसी को दोबारा कहा है कि पर्यावरण जो जिसके जीनोम है उनमें परिवर्तन नहीं होता है पर्यावरण के साथ साथ, तो वो विलुप्त हो जाते हैं। प्रजातियों का विलोपन कहीं न कहीं एक प्रकार का जो आम लक्षण है, ये पहले भी हुआ है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि पहले भी हमने देखा है भी जो कुछ जो 90% जो प्रजातियां थी उसका क्या हुआ है, अंत हुआ है, और आगे भी इस प्रकार के जो अंत हैं वो होने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल आम सी बात है, ये तो होने ही वाली है, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी, इसका राइट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है यह परिच्छेद सुझाता है कि जो विकास का जो डार्विन जो सिद्धांत है कोई सिद्धांत नहीं है। क्योंकि सिद्धांत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था अभी वो क्या नहीं करता है किसी प्रकार का, जैसे हमारे जो भौतिक है, रासायनिक है, जो भी जो हमारे जो प्राकृतिक जो सिद्धांत है उसको क्या नहीं करता है, खंडित नहीं करता है, यानी उसको अलग अलग नहीं करता है, उसको अच्छे से डिफाइन नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं भी उसका जो कोई सिद्धांत है वो कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, उसने सिर्फ प्रकृति की क्या किया, व्याख्या की है एक प्रकार से। तो इसका जो कहीं कहीं जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट इसका, क्योंकि इसके खंडन के लिए इसने कोई भी साक्ष्य नहीं दिए हैं, एग्जैक्ट इसने आंसर नहीं बताया, तो इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक, अगला कहता है भी इस परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। पूर्व धारणाएं मतलब यानी जो हम कह सकते हैं भी जो एक प्रकार से जो हमारे अंदर जो किसी प्रकार का अगर निष्कर्ष जो निकलता है उस प्रकार से हम कहते हैं जो अजम्पशंस होती है वो वाली। तो पहला कहता है भी केवल वे प्रजातियां जीवित रहेंगी जो कायम रहेंगी जिसमें पर्यावरणीय जो महाविपत्ति से पार पाने की क्षमता होती है। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। भी अगर कोई प्रजाति ऐसी है जो कहीं पार पाने का योग्य नहीं होती तो वो क्या हो जाएगी, अंत हो जाएगी। तो केवल और केवल वही जातियां बचेगी जो पर्यावरण के साथ साथ अपने आप में क्या कर लेंगी, बदलाव कर लेंगी। दूसरा कहता है पर्यावरण में जो उग्र परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर 90% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो जाने के खतरे में है। तो ये बात इसके अंदर नहीं कहा गया है भी जो पर्यावरणीय परिवर्तन के जो उग्र परिवर्तन होगा, तो ये बात नहीं कही गई है। ठीक है, तो इसका कोई जरूरी नहीं है, कोई महामारी भी आ सकती है, कोई उल्कापिंड वगैरह भी आ सकता है, साथ ही साथ कोई और कारण भी, रासायनिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई ज्वालामुखी फट सकता है, उसके कारण हो सकता है, मगर हम कह सकते हैं भी 90% विलुप्त होगी, तो ये कोई सिर्फ पर्यावरण उग्र परिवर्तन के कारण नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये कहीं एक कारण के नहीं हो सकते, तो दूसरा हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कहता है जो डार्विन का जो प्राकृतिक सिद्धांत सभी प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करता है, तो ये क्या करता है, व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसीलिए तो हम इसको वैध नहीं मान रहे हैं। अभी ये जो क्या कर रहे हैं इसी प्रकार से, तो ये सिद्धांत नहीं है, हम कह रहे हैं भी ये कोई एक सिद्धांत नहीं है, इसी प्रकार प्राकृतिक है, उसको थोड़ा बहुत बता रहा है, जबकि ये किसी उन दोनों सारी जो चीज़ें हैं उसको खंडित नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा क्या हो, सही नहीं होगा।
तो राइट आंसर केवल केवल एक है, तो ए हमारा किसके अंदर है, ए हमारा है, सॉरी ए के अंदर है, एक अकेला हमारा किसके अंदर है, ए के अंदर, केवल ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला भी हमारा परिच्छेद ही है। क्या कहता है ये परिच्छेद हमारा, कहता है स्थिर आर्थिक समृद्धि और उच्च साक्षरता, बढ़ते हुए कौशल के स्तर के साथ साथ भारतीय मध्यवर्ती परिवारों की संख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी है। इस संपन्नता के सीधे परिणाम ये हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा और उपभोग स्तरों में बदलाव आए हैं। तो कह क्या अभी जो स्थिर, जो हमारे जिस प्रकार जो आर्थिक समृद्धि अगर स्थिर आई, साथ ही साथ हमारी जो साक्षरता उसमें भी बढ़ाई हो रही है, साथ ही साथ हमारा जो कौशल है उसमें भी कहीं हमारे का जो भारत का जो मध्यवर्तीय लोग हैं उसमें क्या हुआ, अभी तेजी से क्या हुआ है, अत्यधिक संख्या बढ़ी है। यानी इस प्रकार के जो हमारी जो आर्थिक समृद्धि के अंदर उच्च साक्षरता, हमने जो अच्छी काली पढ़ाई की है, साथ ही साथ हमारे जो कौशल है उसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं ना कहीं किसकी वजह से हुई है, जो हमारा जो भारत का जो मध्यवर्ती परिवार है उसमें क्या हुई है, बाकी की तुलना में अधिक देखी गई है। और इस संपन्नता में सीधे परिणाम ये हुए हैं कि आहार प्रतिरूपों और ऊर्जा उपभोगों में क्या हुआ है, बदलाव आए हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंदर अगर संपन्नता आती है तो हमारे जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी हमारे सुधार आता है। साथ ही साथ हमारा जो जिस प्रकार से जो ऊर्जा है यानी बिजली वगैरह है उसका भी जो हम उपयोग कई अच्छे प्रकार से करने लगते हैं, और जिससे भी क्या होती है, हमारी जो मांग है वो इसके प्रति बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद कहते हैं लोगों ने दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, मांस जैसे उच्च प्रोटीन आधारित आहार लेने लगे हैं। तो अभी कौन कौन से दूध के उत्पादन है, मछली है, मांस है, इस प्रकार के जो प्रोटीन आधारित जो हमारे पदार्थ है वो हमने लेने शुरू करती हैं। जिन सभी के उत्पादन में अनाज आधारित आहार के उत्पादन की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो हम कहते हैं भी जिन सभी उत्पादनों में, तो सारे उत्पादनों में हमें आहार से ज़्यादा किसकी, हमें जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सारे के सारे होते हैं, तो जितने भी आहार होते हैं उनके अंदर जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत मशीनों या औजारों और मोटर वाहनों के बढ़ते हुए उपयोग के लिए हमें अधिकाधिक ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमें जैसे पेट्रोल है, डीजल है, लाइट्स है, बिजली है, तो इस सब की क्या होती है भी, हमें इसकी भी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ऊर्जा के जनन के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, जिसको हम हाइड्रो पावर जो इलेक्ट्रिक होते हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं, जल का उपयोग किया करते हैं। तो इस जो पूरे के पूरे जो हमारा जो पहरा है इसके अंदर एक तो मध्यवर्गीय वर्ग है, उसकी जो आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताएं वो किस पर, जल पर निर्धारित की गई है। तो कहीं के जल को इसको इसने केंद्र में रखा है। ठीक, तो पहले क्या कहता है हमारा भी, जो लोगों को मुख्यतः भारतीय पारंपरिक अनाज आधारित आहारों को ही लेते रहने के लिए राजी किया जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया गया हमारे इस परिच्छेद के अंदर। पूछा गया विस्तृत रूप, तो ऐसा कुछ नहीं कहा भी आपको किस प्रकार के आहार खाने चाहिए, कैसे नहीं खाने चाहिए, ये बात इसके अंदर बिल्कुल नहीं कही अभी आपको दालें वगैरह खानी है या ये कुछ खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। आने वाले वर्षों में भारत की जो कृषि उत्पादकता और अधिक ऊर्जा जनन, तो कृषि के इसके अंदर सारे के अंदर कोई बात ही नहीं हुई है। ठीक है, तो कृषि की उत्पादकता कैसी हो, किस प्रकार की हो, बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो इसके बारे में हमें नहीं कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही नहीं होता है। अगला कहता है भी आधुनिक प्रौद्योगिकी विकास लोगों के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवहार में बदलाव ला सकता है। तो हमने व्यवहार में बात की, तो बात नहीं की हमें किस प्रकार का व्यवहार बदलाव लाना है। हमें सिर्फ ये बात, हमारा जो जल है, हमारा जो परिच्छेद है वो जल पर केंद्रित है, क्योंकि हमें क्या करना है, जल को कहीं ना कहीं ज़्यादा संरक्षित करना है, या जल का जो उपयोग है वो हमें सही से करना है। ठीक है, तो ये अगला कहता है भी जो आने वाले जो समय में, एक सेकेंड, ठीक, जो आने वाले वर्षों में भारत में जल प्रबंधन प्रणालियों में नाटकीय बदलाव हमें देखने को मिल सकती है, जो कि नाटकीय बदलाव करने की क्या है, आवश्यकता है। हाँ, तो ये बात सही है भी, जो हमारा जो जल है उसके अंदर अगर हम जो हमारे जो उसका प्रबंधन करने में हमें जिस प्रकार की क्या करनी है भी आवश्यकता होगी, कैसे प्रकार से हमारा जो जल है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पाए, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि ये जो हमारा पहले के अंदर भी जल को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, कि जो हमारा जो जल है वो आहार का भी मुख्य स्रोत है, हमारी जो ऊर्जा की आवश्यकता है उसका भी कहीं कहीं ये मुख्य स्रोत है। तो हमें क्या करना होगा, जल का प्रबंधन करना होगा। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी, इसका राइट आंसर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये क्या भी एक्स सप्ताह, एक्स दिन, एक्स घंटे, एक्स मिनट और एक्स सेकंड में कुल कितने सेकंड्स होंगे। ठीक है, तो एक एक को लेते हैं, पहले एक सप्ताह को लेते हैं। ठीक है, तो पहले वो जो सप्ताह होता है वो कितने, 7 दिन का होता है। कितने दिन का एक सप्ताह होता है, वह 7 दिन का होता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे जो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, तो 7x हो गया। ठीक, x इसके साथ चल रहा है, यानी दिन है हमारी, ये कितने x है वो दिन है। तो जबकि तो दिन कितने होते हैं हमारे 7 के अंदर, तो 7 तो हमारे दिन हो गए और घंटे कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना होगा हमारे ये 168 हो गया, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक, उसके बाद में अब जो 60 ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से जो घंटे हैं जो मिनट के अंदर कन्वर्ट हुई है। अब इस घंटों को अगर मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो ये इसको फिर मैं इससे कितने 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर हमारे पास क्या आ जाती है, जो हमारे एक सप्ताह की मिनट्स आ जाती है। अभी कितने मिनट थी, तो हमारे अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके आगे एक 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक सेकेंड देखते करते हैं करके देखते हैं, तो हमारा 168 है और हमें 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको पहले 6 से सीधा मल्टीप्लाई का आगे एक 0 लगा देंगे। जैसे 4 48 हो गया, 4 हमारी हासिल हो गई, 6 को 0 36, 36 और 4 हमारे 40 हो गए। ठीक, फिर हमारे ये 4 हो गए, तो 6 कम से 6 और ये कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा, 1008 होगा जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर इसके आगे हम जो एक 0 हमारी ये जो बची होती ये 0 है, हम इसके अंदर लगा देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है जो 10, यानी ये हो गया 10,080 हमारा क्या हो गया, इसका जो सेकंड, ये कितनी सेकंड्स हो गई है, सॉरी ये हो गई मिनट्स हो गई, कितनी होगी, ये हो गई मिनट हो गई है। कितने के अंदर, हमारे 7 सप्ताहों की जो ये पूरी मिनट हो गई है। उसके बाद में अगर इसको भी हम अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारी को, ठीक है, सॉरी 80 था ये, 80 को जब इसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सप्ताह में कितनी सेकंड होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो हम एक बार देख कर एक रुके करते हैं, जिसको हम करके देखते हैं। तो यह हमारा जो आंसर आता है वो आता है 604,800। ये आई हमारी सिर्फ एक सप्ताह की। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी आई है किसकी, एक पूरे सप्ताह में इतनी सेकंड्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे दिन की निकालनी है हमें। तो x दिन है तो दिन में कितने घंटे होते हैं, अभी हमारे 24 घंटे होते हैं। ठीक है, जब हम 24 को क्या करते हैं, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब हम इसको 60 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो तब हमारे पास क्या आ जाते हैं, पूरे जो घंटे होते हैं 60 घंटे, उसकी मिनट्स हमारे पास आ जाती है, जो कि हमारी लगभग 1440 मिनट्स होती हैं। ठीक है, फिर अब दोबारा अगर हम इसको 60 को या मिनट्स को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये हमारी आती है लगभग 86,400। तो अब इसी प्रकार से इसको करेंगे तो हम, ठीक है, तो मैंने ये पहले सारी कैलकुलेशन कर ली है तो मैं सीधी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक दिन की आ गई, सप्ताह की आ गई, दिन की। अब हमें क्या निकालनी है, एक घंटे की। ठीक है, ये हमारे इसको सर्कल कर देते हैं। फिर हमें निकालने एक घंटे में कितने होते हैं, अभी 60 होते हैं, यानी 60 मिनट होते हैं। फिर अगर हम उसको 60 से भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा कितना आता है, 3600 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 3600। ये तो सिंपल ही है। ठीक है, तो एक हमारा ये आ गया। फिर उसमें पूछा गया हमारा मिनट पूछी गया, मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं, वो हमारी होती है 60 सेकंड्स होती है। ठीक है, हम वैसे जानते हैं, इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये क्या है, एक प्रकार से ये जो 60, तो हमारे दिन की आगे मिनट की आगे सेकंड, तो निकालनी है, एक्स होता है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, वो एक्स होगा, वो 1 होता है। ठीक है, 1 सेकंड होती है, वो 1 सेकंड ही होती है। तो अब जब हम इस सब का टोटल करते हैं, ठीक है, तो सारे का सारे का, क्योंकि हमें एक्स सेकंड भी तो निकालनी है, 1 सेकंड होगी, 1 सेकंड के अंदर 1 ही सेकंड होती है, उसमें कौन सा ज़्यादा होता है, तो 1 क्या होगा, ये भी क्या होगा, इसमें साथ में प्लस होगा। तो अब हम सब इस सारे को जैसे जो सर्कल के अंदर है इस सबको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सारे को प्लस करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 694,861 आता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और किसी प्रकार के अगर वीडियो के सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार के बारे में भी आप जरूर बताएं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।